दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लगभग ना 15 दिन ही हुए हैं। 15 दिन के अंदर में दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, सरकार की आलोचना करने पर, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर, जनता की कमियों को सरकार के सामने पेश करने पर। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमने असम से देखा था। असम की एक महिला थी, उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो मिलिट्री हमला हुआ था ना, उससे रिलेटेड कुछ बात कही थी। उनके ऊपर राजद्रोह का केस लगाया गया था और उनको जेल में डाल दिया गया था। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था हरियाणा से। हरियाणा के एक पत्रकार थे जो किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, जनता के सामने रख रहे थे, सरकार को बता रहे थे। तो सरकार ने उनके ऊपर आईटी एक्ट 2008 लगाया था और उनको जेल में डाल दिया गया था। तो हमारे देश में पत्रकारिता की या फिर पार्टिकुलर व्यक्तिगत जो फ्रीडम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। अब आप खुद ही सोचिए, किसी भी टीवी चैनल को आप चालू करके देख लीजिए, गिने चुने ही एक दो अपवाद के रूप में आपको मिल जाएंगे जो सरकार की आलोचना कर सकते हैं। नहीं तो बाकी जितने भी सारे चैनल हैं ना, बस वही दिखाते हैं जो सरकार करवाना चाहती है उनसे। ठीक है, जो सरकार चाहती है वही न्यूज़ वो दिखाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो प्रभावित कर सकें और आने वाले चुनाव में फिर से जो पार्टी है ना वो जीत सके। वो कभी ये इस पर भी बात नहीं करेंगे कि भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है अभी। ठीक है, क्यों सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी वो कभी डिबेट नहीं करवाते हैं। वो हमेशा बात करेंगे चीन पाकिस्तान की और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बस इन्हीं को लेकर उनकी डिबेट रहती है और 24 घंटे बस यही सब दिखाते रहते हैं। तो ऐसे में सरकार के ऊपर कैसे प्रेशर पड़ेगा कि देश की जो भी कमियां हैं सरकार उनको सुधारे। ऐसे में तो गवर्नमेंट कभी सुधरने वाली नहीं है, जो उसकी नीति है वो उसके अनुसार चलते ही रहेगी। तो आज हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं, ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। इसमें हमारे देश को 142वां रैंक मिला है। टोटल 180 देशों का इसके में कैलकुलेशन किया जाता है कि वहाँ पर जो पत्रकारिता है ना, पत्रकार लोग हैं, वो कितने ज़्यादा फ्री हैं सरकार की आलोचना करने के लिए, अपनी बात को सामने रखने के लिए। अब कुछ जानकारी है जो हमको इस इंडेक्स के बारे में देखना है। जैसे कि इसको हर साल प्रकाशित किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में, और इसको पब्लिश करने का काम करता है रिपोर्टर्स विथआउट बॉर्डर्स, आरएसएफ इसको पब्लिश करता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है जो कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना उनकी आपस में तुलना करता है। ठीक है, कि वहाँ की कंडीशन कैसी है, यहाँ की कंडीशन कैसी है, ये इस बात की तुलना करता है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मतलब पूरे वर्ल्ड का एवरेज भी बताता है, और यदि हम पार्टिकुलर रीजन की बात करें ना तो उसकी बात भी यहाँ पर बताई जाती है। इससे हम जान सकते हैं कि पार्टिकुलर क्षेत्र में भी कितनी फ्रीडम है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमको जानने को मिलती हैं, जैसे कि एक साल के अंदर अंदर में कितने लोगों के मतलब जो पत्रकार हैं ना उनके खिलाफ़ क्या कोई हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं या फिर कोई उनके ऊपर कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई है। ये सारी बातें यहाँ से हमको जानने को मिलती है। तो जब इसको कैलकुलेट किया जाता है ना तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्लूरिज्म से लेकर और प्लूरलिज्म से लेकर मीडिया कितनी इंडिपेंडेंस है, मीडिया के लिए किस प्रकार का वातावरण है, क्या कोई सेल्फ सेंसरशिप है। ठीक है, लेजिस्लेटिव का फ्रेमवर्क कैसा है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, और क्या किसी प्रकार का न्यूज़ चैनल को कोई सपोर्ट मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, ताकि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की न्यूज़ को दिखा सके। इस प्रकार के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए जाते हैं। और इसमें एक रहता है द एब्यूसेस इंडिकेटर। तो पार्टिकुलर एक साल के अंदर अंदर में क्या कोई उनके खिलाफ कोई अब्यूज़ होने की संभावना है, ठीक है, या फिर कोई वायलेंस उनके खिलाफ में हिंसात्मक घटनाएं हो सकती, उनको कोई धमकी आ सकती है। इन चीज़ों को भी ये इंडिकेटर बताता है।
इसके बाद जो भी रिजल्ट आता है ना, उसको पूरे वर्ल्ड के मैप में देशों को कलर के द्वारा दर्शाया जाता है कि कहाँ पर क्या स्थिति रही है। ठीक है, इसमें जो कलर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यदि जहाँ पर फ्रीडम अच्छी है तो उसको वाइट कलर से दर्शाया जाता है, मतलब गुड। फेयरली गुड येलो कलर से, प्रॉब्लमेटिक ऑरेंज कलर से, बैड कंडीशन है यदि फ्रीडम की तो उसको रेड कलर से दिखाया जाता है, और वेरी बैड को दिखाया जाता है ब्लैक कलर से। और एग्जाम्पल के तौर पर ये जो मैप बना हुआ है ना, ये आप इसे देख सकते हैं, इसमें अलग अलग कलर यूज़ किए गए हैं, रेड, ब्लैक, वाइट, येलो। तो ये बताते हैं कि कहाँ पर फ्रीडम की स्थिति कैसी है। तो इसको जारी करता है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन गवर्नमेंटल, मतलब ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और ये स्थित है फ्रेंच में या फिर फ्रांस में। 2021 का इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम को जारी कर दिया है। ठीक है, इसको प्रोड्यूस करता है रिपोर्टर्स विथआउट बॉर्डर्स, RSF, और इसमें हमारे देश को स्थान मिला है 142, और टोटल इसमें जो कंट्री शामिल की जाती हैं वो हैं 180। इसके बाद यदि हम बात करें हमारी 2016 में क्या स्थिति थी, तो 2016 में हम 133वें स्थान पर थे। ठीक है, लेकिन 2020 में हम डाउन हो गए थे 142वें नंबर पर। और ये जो रिपोर्ट ये बताती है कि हमारा देश, ठीक है, जो पत्रकार है ना, वो अच्छे से अपनी जॉब को नहीं कर पा रहे हैं, उसमें वो फ्री नहीं हैं। इस मामले में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंट्री में शामिल। और यदि हम खतरों की बात करें ना, तो हर तरह के खतरे उनके सामने हैं। ठीक है, यहाँ तक कि पुलिस वायलेंस, ठीक है, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा भी उन पर कहीं ना कहीं हमला किया जाता है, और कुछ क्रिमिनल ग्रुप्स हो सकते हैं, या फिर करप्ट लोकल ऑफिशियल है ना, उनके द्वारा भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं हमले किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया होगा। तो इंडिया ने क्या काम करा था पिछले साल फरवरी में ना, 18 मिनिस्ट्रीज़ की क्या करी थी उसने, बैठक बुलवाई, और जो 32 इंटरनेशनल इंडिकेटर है ना, उनमें हम कैसे इम्प्रूव ला सकते हैं, इसके लिए उन्होंने सोच विचार भी किया था। और कुछ बातें हैं, जैसे कि हमारे देश ने सबसे पहले तो ये जो संस्था है ना, इसको एक लेटर लिखा था कि आप इसका क्राइटेरिया तो बताइए ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आप क्या क्या चीज़ों को अपनी क्राइटेरिया में रखते हो, कौन कौन सी बातों को शामिल करते हो, इसके बाद में आप लिस्ट तैयार करते हो। और इसके अलावा एक दूसरे के साथ जो संस्था के प्रमुख हैं ना, उनके साथ भी कुछ मीटिंग्स भी हुई थी। इसके बाद बात करी जाती है जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट पर रोक लगाई गई थी ना, तो ये जो संस्था है, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा कि आपने लगभग 1 साल तक जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को बैन करके क्यों रखा। आपने तो उनकी आज़ादी को छीन लिया, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को। तो इंडिया के जो एम्बेसडर थे ना, इंडिया की तरफ से ये जवाब दिया गया कि ये जो है ना, सिक्योरिटी की वजह से हमें ऐसा करना पड़ा कि कोई हिंसा ना भड़क जाए या फिर कुछ ऐसे आंदोलन खड़े ना हो जाएं। और सरकार ऐसी कह रही है अपनी सफाई देते हुए कि ऐसा नहीं है कि कोई पत्रकार भी वहाँ पर इंटरनेट को नहीं एक्सेस कर पा रहा है, उनके लिए कि उसकी सुविधा थी, ऐसा उनका कहना है। इसके बाद कोविड-19 के जो आंकड़े हैं ना, 3.15 लाख कल रिकॉर्ड किए गए हैं। इस मामले में इंडिया ने एक और नया कीर्तिमान बनाया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली बात है। ये आंकड़े कम होना चाहिए। और जो डेथ है ना, वो कल 2091 मौतें हुई हैं कोविड-19 की वजह से। और ये तो हम जानते ही हैं कि इंडिया में ऑक्सीजन की कितनी कमी चल रही है, और वैक्सीन को भी लेकर कई सारे स्टेट की डिमांड है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप वैक्सीन सप्लाई करिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि जो वैक्सीन है ना, वो वेस्टेज भी ज़्यादा जा रही है।
कल ही हमने देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चिंता जाहिर की थी, कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी कि वेस्टेज कम से कम होना चाहिए। एक्सपायरी डेट के पहले ही आप उनको इस्तेमाल में लाइए ना, या फिर लाने ले जाने में जो गड़बड़ियाँ हो जा रही हैं, हो सकता है स्टोरेज को लेकर भी कुछ हो वेस्टेज। और भी जो चिंता करने वाली जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लीक होने के कारण बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटल में धुआं ही धुआं हो गया, और इसके कारण वहाँ पर 22 कोविड-19 के जो पेशेंट थे उनकी डेथ हो गई है। अब आप देखिए, एक तरफ तो ऑक्सीजन की कमी जा रही है और दूसरी ओर इस प्रकार की गलतियां हो रही हैं जिसके कारण और भी डेथें हो रही हैं। तो ये तस्वीर नासिक महाराष्ट्र की है। तो इन सब को भी हमें ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि खाली हम अपने इलाज में ही लगे रहें और जल्दबाजी में ऐसी कुछ गड़बड़ियां ना हो जाएं कि हम जान बचाने के बाद आए जान ले लें। अब इसके बाद जो न्यूज़ है वो कोवैक्सीन को लेकर है, ठीक है। कोवैक्सीन के जो तीसरे फेज़ का जो ट्रायल है ना, उसमें इसकी जो एफिकेसी है कि कितना ये इफ़ेक्ट कर सकती है कोविड-19 से लड़ने में, वो 78% दिखाया गया। लेकिन चिंता वाली बात ये है कि देखो, मार्च में तो 81% दिखाया रिपोर्ट किया गया था, लेकिन अभी जो है 78% इसकी रिपोर्टिंग की गई है इसकी एफिकेसी को लेकर के। और ये जो कंपनी है ना, उसका ये कहना है कि जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, सीरियस कंडीशन वाले कोविड-19 के पेशेंट है ना, उनके लिए तो 100% एफिकेसी बता रही थी, लेकिन जिन्हें कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 के जो पेशेंट है ना, उनके लिए 70% की एफिकेसी इसमें बताया गया है। इसके बाद थोड़ी सी जानकारी कोविशील्ड जो कोवैक्सीन की दवा है ना, वैक्सीन है, उसके प्राइस को लेकर है। तो देखो, स्टेट को मिलने वाली है 400 रुपया में एक डोज, ठीक है। एक डोज की कीमत 400 रुपये निर्धारित की गई है इसकी। और यदि हम बात करें कोई प्राइवेट हॉस्पिटल यदि इसे ख़रीदता है तो उसको पड़ेगा 600 रुपया एक डोज का। और यदि हम सेंटर की बात करें ना, तो उसको मिलने वाली है 150 से 200 रुपया एक खुराक की कीमत केंद्र सरकार को। इसके बाद दोस्तों फिर वही माइग्रेंट्स जो वर्कर्स हैं हमारे, उनकी तस्वीर हमारे सामने आ गई है। फिर से वही परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। उनको पता है काम धंधा ही जब उनको मिलेगा नहीं तो वो यहाँ रहकर खाएंगे क्या और करेंगे क्या। और दूसरी बात, यदि उनको बीमारी हो जाती है तो उनकी देख रेख करने वाला कौन होगा? पूरा परिवार तो उनका गांव में रहता है। तो इसके लिए सरकार ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए कुछ और सरकार को करने की ज़रूरत थी। पिछली गलती से हमें सीखना था, ठीक है, ताकि इनकी आजीविका भी बनी रहती और इन्हें अपने गांव भी ना जाना पड़ता। इसके लिए तो शायद सरकार ने कुछ की नहीं है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है अफ्रीकी दरियाई घोड़े से रिलेटेड है। इसको हम देखने वाले, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, यही है अफ्रीकी दरियाई घोड़ा, जिसको हिप्पोपोटामस कहा जाता है। तो सर्कस में जो दरियाई घोड़ा है ना, इनका जो यूज़ किया जाता था, तो इसी को लेकर एक संस्था है पेटा, पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये गई थी हाई कोर्ट। इन्होंने अर्जी लगाई थी इसकी सेफ्टी कंसर्न को लेकर। आगे इस संस्था ने हाई कोर्ट में ये भी अर्जी लगाई थी कि देखो, अब ये जो सर्कस है ना, एशियाड सर्कस, इसका तो लाइसेंस रद्द हो चुका है। इसके बावजूद भी ये लोग इस दरियाई घोड़े को अपने पास रखे हुए हैं और ये जो है ना, इलीगल तौर से काम इससे करवा रहे हैं। इसके अलावा देखो, ये जो सर्कस है जहाँ पर ये दरियाई घोड़ा है, वो फैल रहा है इसके स्टेटस को बताने में, उसकी लोकेशन को बताने में कि वो कहाँ पर है, ठीक है। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने ना डायरेक्ट किया था किसको, सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स दिल्ली, कि भाई जल्दी से जल्दी आप कुछ स्टेप उठाइए और इसको जब्त करिए।
जो कि एशियाड सर्कस की कस्टडी में ना रखा हुआ है उसके लिए। लेकिन कोई कुछ भी कहे, देखो जो प्राणी आज़ाद रहता है, जो जानवर आज़ाद रहता है, उसे आज़ाद ही रखना चाहिए। उसे हम कैसे सर्कस में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कैसे उसको कैद करके रख सकते हैं? आज़ादी ही तो किसी भी की सबसे बड़ी चीज़ रहती है। अब यदि हम पेटे की बात करें ना, तो इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये एक प्रकार की एनिमल्स के जो राइट्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड काम करती हैं, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। और यदि हम बात करें ना कितने मेंबर्स हैं और सपोर्टर्स हैं इसके, तो लगभग 6.5 मिलियन इसके सपोर्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की, हेडक्वार्टर्स की। तो इसका मुख्यालय है यूएसए वर्जीनिया के नॉरफोल्क में स्थित है, और लगभग 20 लाख इसके सदस्य हैं। और अभी इसके इंटरनेशनल सेक्रेटरी की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो इनग्रिड न्यूकिर्क इसके अध्यक्ष हैं। और ये अलग अलग क्षेत्रों में भी कुछ बातों का ध्यान रखता है, जैसे कि एनिमल्स का जो यूज़ होता है ना खाने के लिए, वीयरिंग के लिए भी, एक्सपेरिमेंट के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इंटरटेनमेंट के लिए। जैसे कि अभी का जो एग्जांपल हम देखे थे ना, एंटरटेनमेंट पर्पज़ से सर्कस में जो अफ्रीकी दरियाई घोड़े को रखा गया था, वो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो ऑफेंस होते हैं ना, उनको देख रेख करने का ये काम करता है। और कुछ तस्वीरें हैं जो हम देख रहे हैं, गर्मी का टाइम चल रहा है, तो हमें फायर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी को अपनाने की ज़रूरत है। ये आप देख रहे हो ना, ये जो जला हुआ आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये सब बातें हमें ध्यान रखना है, ताकि हम इस प्रकार जो फायर वाली घटनाएं होती हैं ना, उनसे हम बच सकें। इसके बाद न्यूज़ हम देखने वाले हैं उल्फा से रिलेटेड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम। ये एक प्रकार का मिलिटेंट आउटपुट ऑपरेटिंग है जो कि असम में कार्यरत है, ठीक है। तो ये संगठन चाहता है कि एक इंडिपेंडेंट असम की स्थापना हो। मतलब ये लोग चाहते हैं कि हमारे लिए एक अलग से स्टेट होना चाहिए, ऐसा इनकी डिमांड है। और यदि हम बात करें ना इसकी स्थापना की, तो इसको फाउंड किया गया था 1979 में पारेस बारू के द्वारा। देखिए बाद में क्या होता है ना, अलग अलग संस्थाओं के साथ में अपनी टाई करता है। जैसे कि नागालैंड में नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसके साथ में 1983 में इसने टाई किया, ठीक है। फिर इसके बाद में बर्मा बेस्ड कच्चिन इंडिपेंडेंट आर्मी है, इसके साथ में 1987 में टाई करता है। और फिर इसके बाद में 1990 से ये खुद के ऑपरेशन को स्टार्ट कर देता है। अब इसके साथ में ही संघर्ष होता है चालू अपने देश की जो मिलिट्री है वो, और ये उल्फा सरकार ने तो इसको 1990 में ही बैन कर दिया था। किसके अंतर्गत? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के माध्यम से। तो न्यूज़ ये आई है, ओएनजीसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, उसको उल्फा ने अबडक्ट कर लिया है, ठीक है। मतलब उनको इन्होंने उठवा लिया है या फिर अपहरण कर लिया है, ठीक है। और इसमें इन्वॉल्वमेंट लगता है उल्फा 1 का। तो असम की न्यूज़ आई है ना, तो हम आज असम का मैप ना देख के असम की कुछ बातें हैं जो जान लेते हैं, या फिर जियोग्राफी से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर उसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, असम जो वर्ड है ना वो संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, संस्कृत में जो शब्द है ना असोमा, ठीक है। इसका मतलब होता है पियरलेस या फिर अनपैरेलल्ड, ठीक है। पियरलेस का मतलब ऐसा है, कोई चीज़ जो बेजोड़ रहती है, अनुपम होती है, अद्वितीय रहती है, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है, वही हम पियरलेस को बोलते हैं।
और अनपैरेलल्ड मतलब अनूठा। लेकिन आजकल ऐसा कहा जाता है ना कि यहाँ पर अहोम का शासन हुआ करता था। मतलब जब अंग्रेज यहाँ पर नहीं आए थे ना, उसके पहले यहाँ पर अहोम राजवंश का शासन था। अलग अलग जाति के यहाँ पर लोग रहते थे, जैसे कि ऑस्ट्रिक, मंगोलियन, द्रविडियन, आर्यन। इसी के कारण यहाँ पर ना अलग अलग कल्चर है और सिविलाइजेशन देखने को हमको मिलती है। इसके बाद हम और कुछ बातें जानें तो ऐसा कहा जाता है कि इसको पहले प्राग ज्योतिषा भी कहा जाता था, या फिर इसको प्लेसेस ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोनॉमी के नाम से भी जाना जाता था। कब से कब तक ये पीरियड है? ये पीरियड है, ठीक है, एपिक पीरियड। मतलब लगभग 6000 वो 1000 साल से लेकर के 600 BC तक के पीरियड को एपिक पीरियड कहा जाता है। मतलब महाकाव्य काल हम उसको कहते हैं। और फिर बाद में इसका नाम पड़ा था कामरूपा। एग्रीकल्चर में यदि हम बात करें तो यहाँ की जो प्रिंसिपल फूड क्रॉप है वो राइस है। इसके अलावा भी जैसे कि नकदी फसलें हैं ना, कैश क्रॉप जिनको कहते हैं, जूट है, चाय है, कॉटन, ऑयल सीड, शुगर कैन, पोटैटो इत्यादि। और यदि हम हॉर्टिकल्चर की बात करें ना तो इसमें फलों की भी कुछ खेतियाँ होती हैं यहाँ पर, जैसे ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, ठीक, आरिक नट, कोकोनट, गुआवा, मैंगो, जैक फ्रूट एंड सिट्रस फ्रूट्स। और फॉरेस्ट के मामले में भी असम बहुत बढ़िया कंडीशन में है। लगभग 26% यहाँ पर टोटल जितना भी एरिया है उसका 26% एरिया फॉरेस्ट से ढका हुआ है। और यदि हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर 5 नेशनल पार्क स्थित हैं और 11 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यदि हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क और असम टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक, मतलब नेशनल पार्क, ये जो है इंटरनेशनली फेमस है। हमारे देश में ही अकेले फेमस नहीं है, ये विश्व में भी प्रसिद्ध है। जो कि काय के लिए? एक सींग वाले राइनोस के लिए, गैंडे के लिए, और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। तो थोड़ा और देख लेते हैं हम यहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ना कई सारे कलरफुल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे कि बिहू यहाँ का चीफ फेस्टिवल है, मुख्य त्यौहार है, जो कि 3 अलग अलग ओकेज़न पर मनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि रंगोली बिहू या फिर बोहाग बिहू, इसको हम मनाते हैं क्रॉपिंग सीजन में, और ठीक है। और असम का जो न्यू ईयर है ना, उस टाइम में भी इसको मनाया जाता है। तो जब क्रॉपिंग का जो सीज़न आता है तब मनाते हैं रंगोली बिहू या फिर भोग बिहू, और नए साल भी तब आने वाला रहता है। इसके बाद भोगाली बिहू, जिसको माघ बिहू भी कहा जाता है, ये कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, जब फसल की कटाई होती है। और यदि हम बात करें काटी बिहू या फिर कोंगाली बिहू, तो इसको वो तब मनाते हैं जब ऑटम आता है। ऑटम मतलब होता है पतझड़ वाला जो टाइम रहता है, उसको बोला जाता है। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर की यदि हम बात करें तो कामाख्या टेम्पल, ठीक है, अराउंड मतलब गुवाहाटी के आसपास यदि हम बात करें तो फिर उमानंदा मतलब पीकॉक आइसलैंड जिसको बोला जाता है, और नवग्रह टेम्पल ऑफ 9 प्लानेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वशिष्ठ आश्रम। और इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें हैं ही, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसके बाद माइनस टाइगर प्रोजेक्ट है, पोबितोरा एंड ओरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। इसके अलावा देखो जो फेमस है यहाँ पर वो है माजुली, लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है वर्ल्ड का ये। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है ना, पंजाब और हरियाणा से है, ठीक है। यहाँ के जो फूड मिनिस्टर हैं, इनका कहना है कि चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे अड़हातिया हो, प्रोड्यूसर मतलब किसान, अड़हातियाज मतलब जो मिडल मैन होते हैं ना,
मंडी में, जो कि किसानों की फसल को खरीदने का काम करते हैं, तो दोनों ही खुश हैं, ऐसा मिनिस्टर का कहना है। ठीक है, तो ये जो पेमेंट की गई है किसानों को, वो डायरेक्ट उनके बैंक में की गई है, पेमेंट डायरेक्ट उनके खाते में गई है। तो सरकार कुल मिला के ये चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ठीक है, और भी ऐसा भी कहना है कि देखो, जहाँ पर एमएसपी नहीं दी जाती है ना, ऐसे स्टेट के ट्रक भी पंजाब और हरियाणा में आते हैं। ठीक है, वहाँ के माल को यहाँ पर लाके वो एमएसपी पर हाई कीमत पर बेचते हैं। इसको भी रोकने का एक प्रकार से सरकार का प्रयास है ना, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है कि आप एक काम करिए, डायरेक्ट ही उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करिए। लेकिन कुछ भी कहो, इसका ना अड़ातियांस लोग विरोध कर रहे थे, और किसानों के लिए भी ये चिंता की बात थी। उनका ये कहना है कि देखो, अड़ातियस भी जो मिडल मैन भी रहता है ना, वो तो हमारे अकाउंट में ही पैसे डालता है। अब रही बात ऐसी कि अड़ातिया के साथ में हमारा व्यवहार बढ़िया रहता है, तो हमें जब पैसा चाहिए तब हम उससे ले सकते हैं। फसल तो साल में एक बार ही आएगी और पैसा एक ही बार रहेगा, लेकिन हमें तो ज़रूरत पड़ती है ना, चाहे बुआई हो, सिंचाई हो, खाद के लिए, सब चीज़ के लिए पैसा लगता है। तो वो पैसा हमें जो है अड़ातियास ना पहले ही पेड कर देते हैं, हम उनसे कभी भी ले सकते हैं। तो मेन जो चिंता की बात थी ना, वो यही थी। और फिर अड़ातियास का ये भी कहना है, यदि आप किसानों को डायरेक्ट पैसे दे रहे हो, तो हमारी तो आप ज़रूरत को ही ख़त्म कर दे रहे हैं। हमारी आपको ज़रूरत ही क्या है? बस दिक्कत यही है कि यदि हम लोग नहीं रहेंगे तो आपको फसल को किसानों से ख़रीदने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद एक स्टडी सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि हमारे चाहे वो टीवी चैनल हो, उसमें जो एड्स दिखाया जाता है, चाहे यूट्यूब हो, उस पर जो एड्स दिखाए जाते हैं ना, उनमें पार्टिकुलरली ऐसा लगता है कि महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं ना, कि महिलाएं हमेशा यही काम करते आ रही हैं, महिलाएं हमेशा घर में ही रहती हैं, घर के कामों में ही अच्छी तरह से वो कर सकती हैं, बाहर के काम नहीं कर सकती हैं, या फिर और भी अदर चीज़ें वो नहीं कर सकती हैं। ऐसी चीज़ें ही ज़्यादातर एड्स में सामने आ रही हैं, ऐसा एक स्टडी का कहना है। ठीक है, जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, इसमें बताया गया है, ये एक ऐड की पिक है। ठीक है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि महिलाएं ही बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये जो स्टडी है ना, मंडे को रिलीज़ की गई थी यूनिसेफ के द्वारा और गीना डेविस इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑन जेंडर एंड मीडिया, GDI, जिसका टाइटल था जेंडर बाइस एंड इंक्लूजन इन एडवर्सिंग इन इंडिया। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं डिटर्जेंट का। ठीक है, डिटर्जेंट का जो ऐड है, उसमें हमेशा आपको कोई महिला ही करते हुए दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि हमेशा महिलाएं ही जो है ना कपड़े की धुलाई करती हैं, ये उनका पार्टिकुलर काम ही है। तो इसके ऐड में महिलाओं को ही रखिए, पुरुष को नहीं रखना है। ज़्यादातर ऐड में यही दिखाया जाता है। कुछ बातें जैसे कि इसमें जो डोमिनेट स्क्रीन का टाइम बताया जा रहा है 59.7%, इतना टाइम स्क्रीन पर उनको दिखाया जाता है। और यदि हम स्पीकिंग टाइम की बात करें ना, तो वो है 56.3%। लेकिन यदि हम चित्रण की बात करें कि आखिर क्या करते हैं उनको दिखाया जाता है, तो जैसे कि सेलिंग है, क्लीनिंग सप्लाईज है, ठीक है, फूड, ब्यूटी प्रोडक्ट टू वुमेन कंज्यूमर, ये सारी चीज़ें उनको दिखाई जाती हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ राफेल से है। तो 5वीं जो बैच है 4 राफेल जेट्स की, वो इंडिया में लैंड कर गई है वेडनेसडे की नाइट को। ठीक है, कहाँ से कहाँ ये फ्लाइंग की थी? फ्रांस से। तो इसके बाद यदि हम इस डील की बात करें ना, तो 36 राफेल डील खरीदने की बात हुई थी फ्रांस से 2016 में, और टोटल और ये जो सौदा हुआ था ना 7.87 यूरो का हुआ था।
इसके बाद फॉरेन वाले पेज से हम कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो जॉर्ज फ्लॉयड थे ना, अमेरिकी अश्वेत जिनको कहा जाता है, उनकी जो 9 मिनट तक जिनको दबाकर जिनकी हत्या कर दी गई थी ना, सांस जिनकी रोकने से, तो उनके जो अपराधी पुलिस हैं उनको कन्विक्टेड मतलब अपराधी पाया गया है अमेरिका की कोर्ट के द्वारा। इसके बाद एक न्यूज़ आई है रसिया से। रसिया ने कुछ बातें कही हैं जो उनके राइवल्स हैं ना उनके लिए, कि वो अपनी जो रेड लाइन है उसको क्रॉस ना करें, ऐसा रसिया का कहना है। ठीक है, अब कई सारी बातें हैं अमेरिका को लेकर, कई सारी बातें हैं रसिया की, और कुछ कंसर्न अमेरिका के भी हैं रसिया को लेकर। तो इन सब चीज़ें होते रहती हैं, चाहे वो अपोजिशन जो वाले जो लीडर है ना उसको जेल में डालना हो, ठीक है, चाहे वो जो अभी अभी एक देश है ना रसिया से जो सटा हुआ एक देश है, यहाँ पर जो रसिया की सेना को भेजना हो, ये सारी ऐसी बातें हैं जो कि अमेरिका और रसिया में टेंशन बढ़ाती हैं। ठीक है, अमेरिका आरोप लगाता है कि रसिया हमारे ऊपर साइबर अटैक करता है, चुनाव में दखलंदाजी करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे उसके कई सारे आरोप हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ चार्ट से है। ठीक है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं मोहम्मद इदरीस डेबी, इनके पिता की डेथ होने के बाद, ठीक है, जो हिंसक झड़प हुई थी उनमें इनके पिताजी की कल डेथ हो जाती है, कल या परसों जो डेथ हुई थी, उसके बाद इनको कार्यभार संभालने के लिए इनको पद ग्रहण करा दिया गया है। ठीक है,